गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं मोशन इन अ प्लेन का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विच इज इन शॉर्ट ऑल्सो रिटन एज UCM, मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, सर्कुलर मोशन के भी दो टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में है। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड जो एक दूसरा टाइप है which is non-uniform circular motion, in which we cover the circular motion in a vertical plane, that is covered in another lecture. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड, दिस वर्ड एक्स्ट्रा हियर ओवर देन सर्कुलर मोशन। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म हो, तब आप उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट इज द स्पीड, जिसको हम बोल सकते हैं लीनियर स्पीड, मीन्स v, जो कि एज यूजुअल होगा डिस्टेंस कवर्ड इन द यूनिट टाइम, मीन्स एक सेकेंड में पार्टिकल ने सर्कल की सरकमफरेंस पर कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर स्पीड। और एक और क्वांटिटी होगी लीनियर स्पीड की, एनालोगस क्वांटिटी होती है एक, मीन्स सिमिलर क्वांटिटी होती है एंगुलर स्पीड, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, अब जैसे आप बोल रहे हैं कि स्पीड का मीनिंग होता है डिस्टेंस कवर्ड इन द यूनिट टाइम, तो वैसे ही एंगुलर स्पीड का मीनिंग होता है कि रेडियस वेक्टर, अभी हम लोग समझेंगे व्हाट इज द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर यूनिट टाइम में, मीन्स 1 सेकेंड में सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, तो एंगल को ही आप फिजिक्स में बोल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, मीन्स कर्व बन रहा है वहां पर, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने डिनोट किया बाय द सिंबल एंगल, मीन्स थीटा, एंगल के सिंबल से। सो आप आंसर देंगे ओमेगा इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। सो इसको आप बोल देंगे एंगुलर स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path at a constant speed. The motion of the object is called uniform circular motion, and the word uniform refers to the speed. Now speed may be of two types over here, either the linear speed और द एंगुलर स्पीड। तो दोनों स्पीड्स कांस्टेंट होंगी पार्टिकल के मूव करते समय, तो उस समय आप बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। व्हेन एवर वी डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमने पहले ही अपने डिस्कशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अब अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, तो बेसिकली आपको बनाना है सर्कल, क्योंकि आप टॉपिक का नाम ही देख रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कल कैसे बनेगा अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो पार्टिकल तो धीरे 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 एक सेकेंड में कंटिन्यू डिस्टेंस कवर करेगा, फिर अगले एक सेकेंड में कंटिन्यू डिस्टेंस कवर करेगा। तो सर्कल कैसे बनेगा, उसका बेसिक क्या होगा, तो इसके लिए हम फोकस करेंगे एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन जानते हैं कि स्पीड बढ़ती जाएगी।
तो आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को फोकस करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जब भी लीनियर वेलोसिटी के अलोंग होगा, मान लीजिए पार्टिकल जा रहा है यहाँ पर, ये है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और यही डायरेक्शन है पार्टिकल की वेलोसिटी का, और इसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, मीन्स ऑब्वियसली force will be producing acceleration। तो acceleration का डायरेक्शन, velocity का डायरेक्शन और displacement का डायरेक्शन सपोज सेम हो गया, उस समय आप बोलेंगे कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जा रही है, मीन्स यू कैन अप्लाई काइनेमेटिकल इक्वेशंस। बट अगर हम कुछ ऐसा तरीका करें, कुछ ऐसा स्टाइल करें हम, कि जो भी एक्सेलरेशन ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट एक्सेलरेशन पहली बात is perpendicular to tangential velocity। अब बेटा बनी बात है, अगर टेंजेंट है तो वहां पर एक सर्कल एग्जिस्ट करेगा, तो अगर एक्सेलरेशन को आप टेंजेंशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर प्रोड्यूस करें, सेकेंड पॉइंट, जो भी एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट एक्सेलरेशन शुड हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब उसका फॉर्मूला फिक्स रहे। और थर्ड पॉइंट है, एक्सेलरेशन शुड बी सेंटर सीकिंग, मतलब सेंटर की तरफ लग रहा हो। तीन कंडीशंस फिर से रिवाइज करेंगे। जैसे ये आपके पास बन रहा है सर्कल, ठीक है, धीरे धीरे देखो, ये बन रहा है आपके पास सर्कल। तो मान लो आपको पॉइंट पी डैश पर निकालना है वेलोसिटी का डायरेक्शन। पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है पार्टिकल, मीन्स दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको पी डैश पर निकालना है वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो आप टेंजेंट बना लेंगे, ये देखो वर्ड टेंजेंट बना लेंगे। तो इसने आपको जो वेलोसिटी दी उसको आपने बोल दिया टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो भाई वेलोसिटी यहाँ नॉर्मल नहीं है, वेलोसिटी यहाँ पर टेंजेंशियल है, क्योंकि आपने उसका डायरेक्शन टेंजेंट से बताया हुआ है, हेंस दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो सपोज मुझे यहाँ निकालना है वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पर बना दूंगी एक टेंजेंट। तो ऑब्वियसली आप चेक कर पा रहे हैं, कंप्लीट करो और कंपेयर करो, नीचे एक पॉइंट है पी, ठीक है, पी पॉइंट पर चेक करो टेंजेंट कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है टेंजेंट। पी डैश पर चेक करो, इस तरह से जा रहा है टेंजेंट। अब सपोज क्यू पॉइंट पर चेक करो, ऐसे जा रहा है टेंजेंट। अब अगर सर्कल को आप आगे कंटिन्यू करते हैं, इस पॉइंट सपोज जेड पॉइंट पर चेक करो, टेंजेंट ऐसे जा रहा है, तो टेंजेंट का डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। तो आप यहाँ पर एक्सेलरेशन जब देखेंगे, पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स कवर किए हम लोगों ने, पी, पी डैश, क्यू एंड जेड, चारों पॉइंट्स पर जब आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखेंगे तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं पी पॉइंट से, ठीक है। अब पी पॉइंट पर जैसे ही आप परपेंडिकुलर बनाते हैं टेंजेंट पर, तो वो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से जाता है, ऐसे जाता है। अब तो सेकेंड कंडीशन लेंगे, परपेंडिकुलर के दो पार्ट्स आ जाते हैं आपके पास, एक जो कि सर्कल के अंदर आ रहा है ये वाला पार्ट, और दूसरा जो कि सर्कल के बाहर आ रहा है। तो ऐसा पार्ट जो कि सेंटर की तरफ हो, तो सेंटर की तरफ ये वाला पार्ट है, दिस कंप्लीट पार्ट ऑफ द perpendicular to the velocity is towards the center. So if this part is directed towards the center, उस एक्सेलरेशन को आप बोल देंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल है सर्कल बनाने के लिए, हेंस दिस फॉर्म सर्क्यूलर मोशन। तो इसको आप एक इस तरह का एरो दे देंगे, तो ये जो एरो बन रहा है वो बन रहा है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन के लिए, जो कि हर समय टेंजेंशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है।
तो आपके पास कंडीशन आई फिर से एक्सेलरेशन जो भी, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? बिकॉज इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजेंट। हर पॉइंट पर हर पॉइंट पर हम सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैथ्स में, ज्योमेट्री में। और वो जो टेंजेंट और रेडियस का पेयर होगा किसी भी पॉइंट पर, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं, दैट शुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ? पी पॉइंट पर आपने एक्सेलरेशन बनाया, टुवर्ड्स द सेंटर बना दिया। फिर आपने पी डैश पॉइंट पर पहले तो वेलोसिटी बताई टेंजेंट से, वी डैश से। और फिर आपने इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर बनाया रेडियस के फॉर्म में। और अगर ये सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन है तो ये सर्कल बनाएगा। फिर क्यू पॉइंट पर आपने फिर से रेडियस बना दी, दिस इज द रेडियस। और आपने सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन बनाया। अगेन जेड पॉइंट पर आपने रेडियस बनाई, टेंजेंट के परपेंडिकुलर थी, और सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन बनाया। तो फिर से चेक करो बेटा, एक्सेलरेशन को जब आप चेक करते हैं चार वेक्टर्स के फॉर्म में, ये है वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, वेक्टर नंबर 3 एंड वेक्टर नंबर 4। तो चारों बार आप देख रहे हैं कि वेक्टर्स 1, 2, 3 एंड 4 के डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं। बोलते समय तो आप यही बोलेंगे कि दे आर टुवर्ड्स द सेंटर, दे आर टुवर्ड्स द सेंटर, मीन्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। बट चेक करो उनके डायरेक्शंस, कैसे डायरेक्शंस आ रहे हैं? इस तरह से आया 1 का डायरेक्शन, 2 का डायरेक्शन ऐसा आया, 3 का डायरेक्शन ऐसा आया, और 4 का डायरेक्शन आपके पास ऐसा आ गया। तो इनके डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। देन इस समय जो सर्कल बनेगा उस सर्कल को आप बोल देंगे मोशन को, दैट इज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। And in short it is called as UCM। ठीक है, तो आई होप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया होगा आपको। तो हर बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएंगे आप। सबसे पहले सर्कल पर जो टेंजेंट आएंगी वो आपको देंगी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेकेंड, जो भी किसी भी पॉइंट पर आप एक्सेलरेशन बता रहे हैं, that is perpendicular to the tangential velocity। थर्ड बताएंगे आप, थर्ड पॉइंट, कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है मीन्स ए सी, दैट विल हैव constant magnitude but its direction changes continuously। सिमिलरली डायरेक्शन का ये जो कंसेप्ट है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी को भी लग रहा है। तभी तो आप बोलेंगे, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तभी आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड हियर। सो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, आप इसको सेंट्रीपिटल क्यों बोल रहे हैं? पीटल वर्ड का मीनिंग होता है ग्रीक में लविंग और सीकिंग। मीन्स पार्टिकल सर्कल के किसी भी पोजीशन में सरकमफेरेंस पर हो, उसका सेंटर के साथ लव हमेशा कंटिन्यू रहेगा। सेंटर हर समय उसको अपनी तरफ बुलाएगा, एज यू आर ऑलवेज इंटेंडेड फॉर योर पेरेंट्स लव। कितने भी झगड़े हो जाएं, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, बट ऑलवेज आप वो भूल जाते हैं बिकॉज आपके पेरेंट्स आपको लव करते हैं, दे आर लविंग फॉर यू। तो आपका सेंटर क्या है अभी आपके लाइफ में? योर पेरेंट्स। तो सिमिलरली पार्टिकल जब भी सर्कल में घूमेगा उसके लिए सेंटर एक लविंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, देयरफॉर particle moving in centripetal
Petal means particle moving in uniform circular motion will always be feeling the centripetal means center loving force, and which in turn creates centripetal acceleration by Newton's second law of motion. ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम कुछ डिफरेंट डेटा पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, सच एज सबसे पहला पैरामीटर है पीरियड, which is also called as time period, capital T, or this is also called as periodic time or only period. So what is this? This is the time, definition होगा आपके पास, the time which is required for completion of one circle or one circumference। ठीक, एक बार एक पूरे सर्कम्फरेंस मीन्स 2πr को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, and obviously its dimensional formula is T1 and the SI unit will be the second। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं आप, सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द एंगुलर स्पीड। तो जिस तरह से आप लीनियर स्पीड को बताते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंगुलर स्पीड को बताते हैं आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। Angular displacement is shown by the symbol theta and time is shown by small t। अब suppose आपने लिया the time required for one complete circumference in uniform circular motion is time period, therefore what is the angular speed for one complete circle? So when we take one complete circle means particle एक बार जब भी घूमेगा तो वो पूरी एक सरकमफरेंस को कंप्लीट करेगा। सो व्हाट इज ओमेगा इक्वल टू थीटा इन वन कंप्लीट सरकमफरेंस इज 2πr and time taken to complete one circumference is capital T, therefore the expression for omega is equal to 2πr divided by T। ठीक है, इसको यहाँ पर ओमेगा को आप सिर्फ 2π ले रहे हैं कंप्लीट, लेकिन अब जब आप लेते हैं ओमेगा की यूनिट तो आप यहाँ से देखेंगे द यूनिट ऑफ 2π दैट इज एंगल इज रेडियन and unit of time is second। ठीक, so omega equals to 2π divided by t, therefore t equals to 2π divided by omega। Now we check what is the relation between linear speed v and angular speed omega। So we get this relationship as linear speed v equal to r into omega means radius into angular speed। अब सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्लॉक। ठीक है, एक क्लॉक में आपके पास तीन हैंड्स होते हैं, तीन निडल्स होते हैं। वन इज द सेकेंड हैंड, सेकेंड इज द मिनट हैंड। किसी भी घड़ी में आपके पास तीन हैंड्स होंगे एंड थर्ड इज द आवर हैंड। अब सेकेंड हैंड की जब भी आप बात करेंगे तो सेकेंड हैंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बनाएगा। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करेगा तो उसको टाइम लगेगा 60 सेकेंड का। सो सपोज इन द फर्स्ट कॉलम वी आर डिनोटिंग टाइम पीरियड and in the second column we are denoting angular speed in the unit of रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले सेकेंड हैंड को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने का टाइम लगा
60 सेकेंड। तो इसका एंगुलर स्पीड होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। तो ये कांस्टेंट है, तो यूसीएम में एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट आ गया है। अब सेकेंड लिया आपने मिनट हैंड। मिनट हैंड को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम लगेगा 60 मिनट। तो आप इसका टाइम पीरियड बोलेंगे एसआई यूनिट में 3600 सेकेंड and its angular speed will be, we can place the subscript m, this is 2 pi divided by 3600 and the unit is radian per second again. And hour hand, जो हमारे पास घर में सर्कुलर क्लॉक्स होते हैं उसमें आवर हैंड को टोटल टाइम लगता है 12 आवर्स का फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। नाउ 12 आवर्स when converted into minutes should be multiplied by 60. Now minute to be converted into second multiplied by 60. तो ये आपके पास जो टोटल आंसर आएगा उसी से आप निकाल लेंगे एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 multiplied by 60 multiplied by 60 and its unit be again रेडियन पर सेकेंड। तो क्लॉक के मोशन को आप बेसिकली क्लॉक में जो निडल्स का मोशन होता है उसको आप हमेशा बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, हमने सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। देन हम लोगों ने उसमें देखा कि एक ही टाइप का एक्सेलरेशन होता है विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। It should be perpendicular to the tangential velocity, then it should be acting towards the center and it should be constant in the magnitude. Next concept we have studied at the concept of time period, that is the time taken to complete one circumference of the circle in uniform circular motion is time period. Next concept we have taken for the angular displacement. This is the angle made by the radius vector. ठीक है, अब आपको अभी तक रेडियस वर्ड तो पता है, तो अब हम लोग देखते हैं रेडियस वेक्टर क्या होता है। तो रेडियस का भी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, बट जब आप बात करेंगे रेडियस वेक्टर की तो आपको डायरेक्शन बताना है। सो लेट्स टेक व्हाट इज रेडियस वेक्टर। सो फर्स्ट मेक अ सर्कल टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर एक सर्कल डिनोट किया, सो सर्कल से आपको यहाँ मिल गया एक फाइन सर्कल। So just we are representing its center. This is center C. Let the particle is at point A, at point B. हम 4 points ले रहे हैं, at point D and let at point E. ठीक है, अब जैसे ही पार्टिकल A पर है तो आपने उसकी पोजीशन को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो AC आपको मिल जाएगा रेडियस। नेक्स्ट अगेन BC is also radius, CD is also radius and CE is also radius. अब AC equal to BC equal to CD equal to CE, ये सब आपको मिल गया रेडियस। अब जैसे ही आप इनका डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन बताया अगर आपने रेडियस का सर्कुलर मोशन में, so that vector will now be known as radius vector। क्योंकि एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल है रेडियस के, एंड रेडियस इन अ सर्कल इज फाइन सर्कल इज ऑलवेज सेम। और होता है डायरेक्शन। तो अगर आप रेडियस में हर बार आउटवर्ड डायरेक्शन शो करते हैं, so that will be representing the radius vector. So फिर से आप देख सकते हैं कि जो सी ए है
that is indicating eastward direction, whereas CD is indicating westward direction. CB is indicating northward direction, whereas CE is indicating southward direction. तो A, B, C and D point पर D and E points पर radius तो same है but radius vector अलग है because they have different direction. So what we can write for radius vector? A vector which joins center of the circle to the instantaneous word आपको अच्छे से पता है position of the particle on circle is called as radius vector. So it is always outwards. हमेशा उसका डायरेक्शन होगा outwards towards the circumference of the circle. So radius vector is denoted by R vector. ठीक है, this is for vector. और NCERT this is denoted by the bold letter R vector. इस तरह से हम डिनोट करते हैं क्योंकि ये हमेशा डायरेक्शन भी बताएगा एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द circumference of the circle. So now we know radius vector also. तो हर बार क्योंकि आपने बोला था वेलोसिटी का डायरेक्शन आप टेंजेंट से देते हैं ऐसे. So you can check this is the velocity vector at A. This is the velocity vector at B. This is the velocity vector at D. And this is the velocity vector at E point. So velocity changes continuously. Therefore, the uniform circular motion is always accelerated motion. तो यूनिफॉर्म वर्ड आपको क्या क्या यूनिफॉर्म बता रहा है? स्पीड और एंगुलर स्पीड दे विल रिमेन यूनिफॉर्म. नाउ व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ये सबसे पहले आपने लिया O द सेंटर ऑफ द सर्कल, then A द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड जैसे ही पार्टिकल A से P तक आता है ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है एक आर्क के बराबर जिसको आपने बोल दिया आर्क ए बी और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एस आर्क. तो ए से पी तक आते समय डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ ए पी वेयर एज ओ ए रेडियस वेक्टर है अगर तो आपने आउटवर्ड डायरेक्शन बनाया. ओ पी इफ दिस इज रेडियस वेक्टर आपने आउटवर्ड डायरेक्शन बनाया. सो व्हाट इज दिस एंगल? This angle is covered by two radius vector. So what we can call at angular displacement. Angle को ही आप बोल देते हैं angular displacement which is theta and the formula is omega t because we have just studied angular speed omega is equal to angular displacement upon time. And for one complete revolution this is 2 pi by t. So omega equals to आया theta by t, therefore theta will be omega into t. ठीक है. So what is the angular displacement? This is the angle made by रेडियस वेक्टर क्योंकि आप प्रेजेंट केस में देखो रेडियस वेक्टर है ओ ए एंड अनदर रेडियस वेक्टर चेक इन द फिगर इज ओ पी. तो रेडियस वेक्टर में ओ ए एंड ओ पी पोजिशंस के बीच में एट द सेंटर ऑफ द सर्कल between its two positions. So angle made by the radius vector at the center of the circle in a particular time is called as the angular displacement and its SI unit will be radian
and other unit can also be taken as degree. नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखेंगे, फिर से हम बनाते हैं एक सर्कल एंड वी हैव टू चेक नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन रेडियस वेक्टर when particle goes from position A to B. मीन्स चेंज इन रेडियस वेक्टर कैसे होगा, सबसे पहले ये देखते हैं, बहुत केयरफुली देखेंगे. लेट अगेन वी हैव ड्रॉन अ सर्कल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज O. सपोज पार्टिकल ने स्टार्ट किया ए से, तो जैसे ही आपने ओ ए को ज्वाइन किया आपको मिल गया रेडियस. ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे. अब इस रेडियस को आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में एरो सप्लाई किया, मीन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द इंस्टेंटेनियस पोजीशन, तो यही सेम रेडियस बन गया है रेडियस वेक्टर. Now we can write it as OA vector. Now particle goes from point A to the point B if the sense of circular motion is anti-clockwise. इस तरह से घूम रहा है पार्टिकल, ठीक है, ऐसे. तो जैसे ही पार्टिकल बी पर पहुंचा आपने फिर से इंस्टेंटेनियस पोजीशन बी को ज्वाइन किया सेंटर से. अभी तक फिलहाल ओ बी भी रेडियस है, बट जैसे ही आपने ओ बी पर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में एक एरो ज्वाइन किया तो ये बन गया रेडियस वेक्टर. अब आप देख सकते हैं ओ ए एंड ओ बी का डायरेक्शन बोलने में तो आउटवर्ड है बट द डायरेक्शंस आर डिफरेंट. Therefore, we can say that radius vector is not a constant vector. ठीक है, क्योंकि वेक्टर मीन्स दोनों पार्ट्स होंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है. तो इट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होंगे. तो वी हैव टू फाइंड द change in radius vector when it goes from point A to point B. तो सबसे पहले हम point A पर extension लेते हैं. So this we are taking as, ये हमने extension लिया. So this is suppose R1 vector and point B पर भी हमने extension लिया. So this is R2 vector और इसको हम अलग से एक फिगर ड्रॉ करते हैं. दिस इज R1 वेक्टर एंड दिस इज R2 वेक्टर. सो इसमें आपको जो भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं डायरेक्शन में, तो उसको आप बोल देंगे चेंज इन रेडियस वेक्टर. तो यहाँ से मैंने बना लिया एक सर्कल, चेक दिस. अब मैंने इस ए पॉइंट को इस बी पॉइंट से ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मैंने एक एरो दे दिया. सो दिस इज ए बी वेक्टर. अब हम लोग लगाएंगे ट्राइंगल ओ ए बी में ट्राइंगल लॉ. तो ट्राइंगल लॉ में आप दो कंटिन्यू वेक्टर्स को एक साथ लेते हैं. सो दिस इज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर is equal to OB vector. Now putting the values. What is OA vector? This is R1. OB vector is R2. And AB vector is the change in radius vector. So this can be represented as del R. So we get del R, that is change in radius vector, is equal to R2 vector minus R1 vector. तो आप जब प्रूव करते हैं इसका आंसर आता है 2r इंटू साइन थीटा बाई 2. तो जो भी थीटा यहाँ बन रहा होगा, जो भी थीटा बन रहा है उसको आप पुट करेंगे, रेडियस को पुट करेंगे. सो सपोज वी आर राइटिंग एन एग्जांपल. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर and particle covers the angular displacement from, suppose आपने सेकेंड हैंड लिया, सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक लिया, तो 15 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. टू फाइंड द चेंज इन द रेडियस वेक्टर. ठीक है, तो आप फॉर्मूला पुट कर देंगे. डेल आर इज इक्वल टू 2r इंटू साइन थीटा बाई 2. तो वैल्यूज पुट की 2, रेडियस की वैल्यू है 4, मीटर में कन्वर्ट किया 10 रेज टू माइनस आ गया.
इंटू साइन थीटा की वैल्यू होगी 15 सेकेंड, जब सेकेंड हैंड ने कवर किया तो थीटा विल बी 90 डिग्री. सो दिस इज साइन 90 डिग्री बाय 2. चेक द फॉर्मूला. 2r into sine theta by 2. So this is 2r into sine theta by 2. So this will be 2 fours are 8. 2 fours are 8 into 10 to the power minus 2. Sine 90 degree means sine 45 degree. Putting the value of sine 45, this is 1 by root 2 into 10 to the power minus 2 in meter. So this answer will be 4 root 2 into 10 to the power minus 2 meter. Now put the value of root 2. This is 1.414 into 10 to the power minus 2 meter. तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर. When the particle goes from position A to position B, then the change in the radius vector is this. मतलब मैग्नीट्यूड निकाला है हमने ये. अब आप लेते हैं सिमिलरली फिर से एक सर्कल. नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर. अब वेलोसिटी आप यूसीएम में सप्लाई करते हैं टेंजेंट से. तो फिर से आपने पार्टिकल सर्कल का सेंटर लिया O. दिस इज A एंड लेट इट इज B. A से B तक आते समय पार्टिकल ने सेंटर पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया थीटा. वेलोसिटी आप सप्लाई करते हैं टेंजेंट से. तो आपने पहले A पॉइंट पर टेंजेंट बना ली. दिस इज गिविंग अस स्पीड एट A पॉइंट, बट एरो से आपने बता दिया वेलोसिटी. देन B पॉइंट पर भी आपने टेंजेंट बना दिया. तो दिस इज गिविंग अस द वेलोसिटी एट B पॉइंट. तो वी कैन चेक the direction of VA vector and VB vector. अब अगर हम इस डायग्राम को अलग से शो करें तो दिस इज VA vector. ये मैंने बनाया. दिस इज द वेलोसिटी एट A पॉइंट एंड हम बनाए VB vector. तो अगर हम दोनों के ओरिजिन इस पॉइंट पर कंसीडर कर लें मीन्स A पॉइंट पर, और मैं VB वेक्टर को भी यहाँ पर बैक एक्सटेंड कर लो इस तरह से. ठीक है. तो आपको VB वेक्टर ऐसा मिलेगा. This is VB vector. So this will be the change in the velocity vector. Again it is given by the expression 2V sin theta by 2. तो ये इसका फिक्स फॉर्मूला होगा. सिमिलरली A पॉइंट पर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को टुवर्ड्स द सेंटर दे सकते हैं AC1 एंड B पॉइंट पर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को दे सकते हैं AC2. So again, what is the change in acceleration vector? This is the change in acceleration vector. So the expression for change in acceleration is 2A into sine theta by 2. And we have already studied that acceleration will have the constant magnitude. And UCM में आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन मिल रहा है, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो इट्स मैग्नीट्यूड इज the magnitude of centripetal acceleration has different forms. तो सबसे पहला फॉर्म आता है v square upon r. And since this is a revision session, I am not covering the derivations. तो derivations आप detailed videos में देख सकते हैं. And another expression is r into omega square, and this is also equal to v into omega. अब आप ओमेगा की जैसे ही वैल्यूज डालते हैं, जैसे ओमेगा की एक वैल्यू होती है आपके पास थीटा बाई टी, 1 फुल सर्कल के लिए 2 पाई बाई टी, और आपने 1 अपॉन टी को पुट किया फ्रीक्वेंसी. तो आपको इससे एक एक्सप्रेशन और मिलता है r इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर,
और दिस इज r इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, क्योंकि हमने 1/t² को पुट कर दिया एफ स्क्वायर. So this we have got different expressions for centripetal acceleration. अब सवाल उठता है कि किस न्यूमेरिकल में आप कौन सा एक्सप्रेशन लगाएंगे. तो दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटीज गिवन इन द क्वेश्चन, कि क्वांटिटी के सेट के बेसिस पर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. So now let's see a numerical based on the choice which expression you will be taking for acceleration. So the question is, an insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter, मतलब बेचारा circular groove में अटक गया है, ठीक है, according to the practical problem. So the radius is 12 centimeter, circular groove, R है 12 centimeter, moves along the groove steadily. Steadily का meaning हो गया constant speed से move कर रहा है and completes 7 revolutions in 100 seconds. So what will be the frequency? तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस गिवन इन द गिवन टाइम. सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है 7 और टाइम लिया है उसने 100 सेकेंड का. सो 1 रिवॉल्यूशन का टाइम लेगा 7/100. सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्पीड. एंगुलर स्पीड मीन्स ओमेगा फाइंड करना है. सेकेंड आपको इसी ए हेड में लीनियर स्पीड काउंट करना है. थर्ड, is the acceleration vector a constant vector? What is its magnitude? तो आपको आंसर देना है is AC, that is centripetal acceleration, constant vector, and if the answer is yes or no, you have to find. अगर आंसर yes होगा तो आप उसका मैग्नीट्यूड बता देंगे. तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है आपके पास स्टेडीली, दिस टेल्स यू दैट दिस इज अ टाइप ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मीन्स इस सर्कुलर ग्रोव के अंदर जब वो इंसेक्ट मूव करता है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से. हेंस दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब आप किसी भी पॉइंट पर जब एक्सेलरेशन वेक्टर बनाएंगे, जैसे ये बनाया आपने, तो सेंटर की तरफ आएगा डायरेक्शन. फिर से एक्सेलरेशन वेक्टर बनाया, सेंटर की तरफ आया डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो व्हाट यू विल से दैट एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट अ constant vector due to continuously changing direction. ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंजिंग डायरेक्शन, बट इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. तो मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन आप कैसे लेते हैं? ईदर द फॉर्मूला v² अपॉन r और r ओमेगा स्क्वायर और r इंटू ओमेगा के प्लेस पर हम पुट करते हैं 2πf. सो दिस कम्स एज 4 पाई स्क्वायर. f को अगर मैंने n सिंबल ले लिया, सो दिस इज n स्क्वायर. तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे पहले. व्हाट इज ओमेगा इक्वल्स टू, दिस इज 2 divided by capital T. Now capital T is the time period which will be reciprocal of the frequency. The frequency है 7/100. तो आपने यहाँ पुट किया ओमेगा इक्वल्स टू 2πn and this is 2 into 7/100. ठीक है, अब आपने पाई को पुट कर दिया 22/7. So this is 2 into 22/7 into 7 and this 100. So 7 will cancel.
So we get answer for omega as 0.44 रेडियन पर सेकेंड. अब आपने एक्सप्रेशन लगाया लीनियर स्पीड का v इज इक्वल टू आर ओमेगा. पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर फॉर लीनियर स्पीड. नाउ सेकेंड हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड. तो विच फॉर्मूला शुड बी अप्लाइड हियर, बिकॉज अब तो हमें ओमेगा भी नोन है तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो वी गेट ए सी, that is magnitude of centripetal acceleration equal to r into omega square. So since radius is given as 12 centimeter, कन्वर्ट किया मीटर में एंड ओमेगा के प्लेस पर पुट किया 0.44 रेडियन पर सेकेंड एंड इट्स स्क्वायर. सो दिस आफ्टर कैलकुलेशन comes AC equal to 2.3 एंड यूनिट होती है आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So if you are taking it in meter, this is 10 to the power minus 2 meter per second square. So this will be the answer for centripetal acceleration. So according to the problem, you can apply the suitable expression. Now we may take two more examples which are taken from NCERT. So first example is a stone tied to one end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle. तो horizontal circle में अगर generally आपको बोल दिया हो constant speed, so that will be a type of uniform circular motion. ठीक है, जिसमें आप v या फिर ओमेगा को constant लेंगे. If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, so the frequency of the revolution will be number of revolutions divided by time and it will be expressed in hertz. What is the magnitude and direction of acceleration of the stone? So obviously for direction, because this is uniform circular motion, so the only type of acceleration is the centripetal acceleration here. So at every point it will be towards the center of the circle. ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा, बट बोलने में ये आपको एक ही वर्ड लग रहा है पर हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगा. Therefore acceleration vector over here also is not a constant vector. So what is the magnitude and direction of the acceleration? The magnitude of AC will have different expressions. जैसे पढ़ चुके हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा आपके पास v स्क्वायर अपॉन आर और आर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को पुट किया तो दिस इज 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर और हमने एन स्क्वायर को पुट किया बाय टी स्क्वायर. सो दिस इज ऑल्सो 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर और दिस इज द लीनियर वेलोसिटी इनटू एंगुलर वेलोसिटी. तो इस तरह से आपके पास बेसिकली 5 रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं. अब जो स्ट्रिंग की लेंथ है that may be regarded as the radius of the circle. So which formula should work here? AC equal to R into 4 pi square into n square. ये formula आप लगा लेंगे. Now check next question 4.18. An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed. Steady speed आपको फिर से क्या बताता है? That the speed is uniform, means it is uniform circular motion of 900 किलोमीटर पर आवर. तो आप कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 by 18. So this answer will be in meter per second as well as the radius should be converted into meter. So this is 10 raised to 3 meter. Now
The expression for centripetal acceleration for question number 4.18 should be, as we know the values of V and R, this should be equal to V square divided by R, and the direction of centripetal acceleration is always towards the center of the circle. Next topic we are going to start and revise is the conical pendulum. As focus on the word cone. ठीक है, जैसे ही आप कोन पर फोकस करते हैं आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर याद आ जाता है जो आपने मैथ्स ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, और जोकर कैप और आइसक्रीम कोन एक्सेट्रा. दिस इज द वर्टेक्स एंड दिस इज द सर्कल. ये जो हम क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल. और ये आपके पास जो इसको हम हाईलाइट कर दें, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द कोन. ठीक है, तो इनको आप बोल दें बाउंड्रीज. तो जब भी आप पेंडुलम वर्ड पर फोकस करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक? एक झूला, एक स्विंग टाइप का स्ट्रक्चर, या फिर जो एक क्लॉक के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में है. सो इन अ सिंपल पेंडुलम, जो आप अभी सोच रहे हैं वो सिंपल पेंडुलम है. दिस हैज मास m and it is suspended by the string of length L, and if it vibrates such as it is making a small arc, then it will be called as a simple pendulum. But if instead of this type of motion, this mass m tries to revolve in the horizontal circle, then the boundaries of this string are made like this. इस तरह से ये स्ट्रिंग अपनी पोजीशन को चेंज करके L1 और L2 बाउंड्रीज बना देगा, एंड द स्ट्रिंग मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल. ये जो स्ट्रिंग की टेम्पररी पोजीशंस हैं, ये इस वर्टिकल लाइन के साथ एक कांस्टेंट एंगल बना देंगी, which will be called as the semi vertical angle of the cone. तो फुल एंगल बनेगा 2 थीटा एंड सेमी वर्टिकल एंगल बनेगा थीटा, एंड द फिक्स पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द वर्टेक्स. Let we denote this fixed point by O. Then this mass and the string system will be called as the conical pendulum. So what basically is happening here, जो आपके पास में यहाँ मास है वो बनाता है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल. ठीक है, मास इज फॉर्मिंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल and the string is making the boundaries of a cone, hence it is called as a conical pendulum. तो जब भी ये मास डिस्प्लेस्ड पोजीशन में होगा, जैसे हम लोग इस फिगर में इसको डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर दिखा रहे हैं, then two forces are acting on this mass. The first force is the gravitational force, which causes to feel its weight mg, and second force is the tension in the string, जिसको हम लोग शो कर रहे हैं T से. Tension is shown by the symbol T. So because mg is not balanced by T, as both the forces or both the vectors have different directions, therefore we can break this tension into two mutually perpendicular components. So this corresponding component is T cos theta and this component is T sin theta. So T cos theta vector is balanced by mg. So we can write as T cos theta इसके वेट को बैलेंस करता है, और सेकेंड T sin theta is tended towards the center of the circle. So basically आप फिजिक्स में होमोजेनिटी लगा के चलते हैं, डायमेंशंस में पढ़ा हुआ है आपने, means the dimensions on both sides of the equation should be same. तो जैसे ही आप चेक करते हैं, सबसे पहले T क्या है,
एक फोर्स है, तो ऑब्वियसली इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी फोर्स होंगे। तो टी साइन थीटा will be balanced by the centripetal force. फोर्स से बैलेंस होगा। तो T sin theta is equal to mv square divided by the radius of the circle is r. This is equation number 2. अब हमें obtain करना है tan theta. तो intentionally equation 2 should be divided by equation 1. So we get T sin theta divided by T cos theta equal to इक्वेशन 2 का RHS डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 का RHS। कॉमन क्वांटिटीज को काट दें, एम एम कैंसिल, टी टी कैंसिल, सो ऑन लेफ्ट साइड we get sin theta upon cos theta, which is tan theta, and on right side we get v square upon rg. So this is the main expression for conical pendulum. So we take the angle with the vertical is theta equal to tan inverse v square divided by rg. ठीक है, ये आपको मिल गया एंगल विद द वर्टिकल। और कौन किसके साथ बना रहा है? ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ बना रहा है। ठीक है, अब आपने लिया लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर स्पीड। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं। नाउ सब्सटीट्यूटिंग ओमेगा in terms of time period, so this is 2 pi divided by t. तो ये जो आपको थीटा का एक्सप्रेशन मिला उसमें आप v की वैल्यू को पुट कर दें एंड बेटर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको आफ्टर वर्किंग नहीं होगी। सो दिस इज tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। सो पुटिंग v इक्वल्स टू 2 pi r divided by t whole square divided by r g. सो इसको ओपन करेंगे 2 pi r अपॉन t होल स्क्वायर को। सो दिस इज tan थीटा इक्वल्स टू 4 pi square r square divided by t square into rg. Now this r is cancelled. So we get 4 pi square divided by t square into g. तो इससे आप t का एक्सप्रेशन ला सकते हैं एंड देन अगेन विजुअलाइज दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल देखें, दिस इज थीटा, दिस वाज द height of the conical pendulum from the vertex, and this is r and this is l. So we may have tan theta equals to perpendicular divided by base. So this is r upon h. ठीक है, यहाँ पर r भी आएगा बेटा। सो आपके पास ये आ गया tan थीटा का आंसर। अब निकाल लो यहाँ से sin थीटा का आंसर, which is equal to opposite side divided by hypotenuse। तो hypotenuse को हम पुट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देन cos थीटा भी फाइंड कर सकते हैं आप। cos थीटा इज इक्वल टू h divided by r. So again we can substitute r as h divided by this is h divided by l. तो l को फिर से आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से तीनों एंगल्स आ गए। तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम मीन्स हुआ द टाइम टेकन बाय द मास टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, जो हम ऑलरेडी सर्कुलर मोशन यूसीएम में पढ़ चुके हैं। सो टाइम पीरियड के आपको तीन एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन जी tan थीटा और 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन जी और 2 पाई अंडर रूट ऑफ h अपॉन जी। सो ये तीनों एक्सप्रेशंस आपको इनके इंटर कन्वर्जन से मिलते हैं। नाउ वी विल बी डूइंग द प्रॉब्लम्स ऑन कोनिकल पेंडुलम।
फिर से आपके माइंड में सवाल उठेगा कि ये तीनों फॉर्मूले में से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. सो अगेन यू विल बी ऑब्जर्विंग द प्रॉपर क्वेश्चन, क्वांटिटीज को एनालाइज करेंगे और फिर इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला चूज करेंगे आप, that which formula to be applied for the proper numerical. So let's write a question based on similar type of the conical pendulum. So write the question as a ball of mass zero point 5 kg is attached to the end of a string having length, क्योंकि लेंथ ही बन जाता है आपके पास में ऑलमोस्ट रेडियस. सो हैविंग लेंथ 0.5 मीटर, इसको आपने मान लिया L. द बॉल इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर पाथ. अब ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनाते हैं. हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर पाथ मीन्स ऑलमोस्ट in every case or in most of the cases unless given, it will be the uniform circular motion about vertical axis, जो कि हम कोनिकल पेंडुलम में पढ़ चुके हैं कि जो एंगल बनेगा वो वर्टिकल एक्सिस के साथ बनेगा. सो द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बियर इज 324 न्यूटन. ये टी मैक्स है, मीन्स मैक्सिमम टेंशन. हेंस the maximum value or the maximum angular velocity in radian per second is. So this is a question of JEE 2011. तो important question है ये. अब options given है आपको 9, 18, 27 and 36. As in every question of kinematics or motion in a plane, first try to form the diagram. और diagram को फिर जब आप सारे forces दिखाते हैं तो that is called as free body diagram. So सबसे पहले आपके पास में mass of the ball is 0.5 kg. So this we can take as m. Then आप इसको 0.5 मीटर को बोल रहे हैं L. If the mass will be forming the horizontal circular motion in the horizontal plane as car going in a circle, कार अगर खुद circular motion बना रही है तो आप ये जो भी length of the string या फिर आपको डिस्टेंस गिवन होगा उसको आप मान लेंगे रेडियस. बट यहाँ क्या होता है आपके पास में, बॉल को रोटेट कर रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में और जो स्ट्रिंग है वो कोन बना रहे हैं. सो इस केस में बिकॉज वर्टिकल एक्सिस वर्ड यूज किया है, तो इस केस में आप एज्यूम करेंगे लेंथ को L. दिस इज 0.5 मीटर. नाउ चेक द डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से ही फोर्सेस क्लियर होंगे. दिस इज द वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज द स्ट्रिंग. और ये स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एंगल बनाता है थीटा. अब ये रख दिया हमने मास. ठीक, मास पे फोर्सेस एनालाइज करेंगे. सबसे पहला फोर्स है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज mg, and the second force is tension in the string which acts towards the rigid support. This is the rigid support. So what will be the possible equations? First आप t को ब्रेक करेंगे. So जैसे ही आपने t को ब्रेक किया, just a minute, as we break t, तो उसके आपको दो कंपोनेंट्स मिल जाते हैं.
The first component is the horizontal component. ये component मिला आपको, but ये horizontal component की value इस case में होगी t sin theta, and the second component, as we can see, these two are alternate angles, so this is also theta, hence this component is t cos theta. So we may write t cos theta by balancing or equilibrium. This is mg, and t sin theta provides the necessary centripetal force. So this is mv square divided by r. अब आपने equations को convert किया, as we know only the value of theta as well as the length of the string, means ये L आपको known है and this is R. ठीक है, ये आपके पास radius है. So what we may write as sin theta equals to R divided by L, means perpendicular divided by hypotenuse. Hence we can put R equals to L sin theta, और आपको यहाँ फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी, तो आप इसका मोस्ट प्रोबेबल सुटेबल फॉर्म पुट करेंगे t sin theta equals to mr into omega square. Now putting the value of r, we get m into L sin theta into omega square equals to t sin theta. अब आपको फाइंड करना है ओमेगा. So sin theta cancels, and we get omega square equal to T divided by M into L. Now for omega to be maximum value, tension should be maximum. So we get omega max equal to under root of T max divided by ml. अब चेक करो, आपको मैक्सिमम टेंशन गिवन है 324 divided by mass of the string is 0.5 kg and mass of the body is 0.5 kg and length of the string is 0.5 meter. So this will be giving us the square root of 324 as 18. The square root of these two factors give us only 0.5. So the answer will be 36 radian per second, which is, you can check, which is option number D. So try to solve similar questions on uniform circular motion. So we will be doing more practice and enjoy physics. Thank you. Have a nice day.